देखिए पायल ने क्या किया। हमने इतनी मेहनत से क्लासरूम को सजाने के लिए पेपर्स की चैन बनाई थी, लेकिन पायल ने उसको खराब कर दिया। अरे ये स्टूपिड इडियट लड़की कोई काम धाम तो करने से नहीं, अब सभी स्टूडेंट्स को भी तंग कर रही है। मैम मैंने ये चैन खराब नहीं की। इनफ, बहुत हुआ तुम्हारा ये झूठ। कल्लो परी, सभी स्टूडेंट्स अपने पैसों से पेपर्स लाकर ये एक्टिविटी कर रहे थे, लेकिन तूने सब कुछ खराब कर दिया। अब कल तू पैसे लेकर आना, पूरे 50 रुपए लाने हैं। हाँ मैडम, इससे पैसे लेना। ये काली खुद तो अपना कुछ सामान लाई नहीं, ऊपर से हमारा सामान भी खराब कर दिया। ऐसे मत बोलो पीयूष। मैम मैं तो कोई सामान इसलिए नहीं लाई क्योंकि मेरे पास इसको लाने के पैसे नहीं थे। मेरे माँ बाप गरीब हैं, हमारे तो घर की भी सजावट का कोई सामान नहीं आया है जो मैं यहाँ कुछ ला पाऊँ, और मैं 50 रुपए नहीं दे पाऊंगी। अरे जब पैसे ही नहीं होते हैं तुम काले पीलो गरीबों के पास, तो फिर क्यों स्कूल्स में एडमिशन ही करवाते हो? सड़क पर कटोरा लेकर बैठ जाया करो ना। कितनी अच्छी तैयारी चल रही थी मेरी क्लास की, लेकिन इसे काली की वजह से सभी बच्चे परेशान हो गए। स्वरा ऐसे ही बोलती हुई चली गई। उसके कठोर शब्द नन्ही पायल के दिमाग पर किसी तीर से कम नहीं लगे थे। पायल अपनी मैडम के जाने के बाद एक कोने में बैठकर रोने लगी कि तभी उसके पास उसकी क्लास के बच्चे आए। ओ कल्लू, क्यों रो रही है? मैंने तुम्हारी कागज के चैन को खराब नहीं किया था, फिर तुमने झूठ क्यों बोला? हमने झूठ इसलिए बोला क्योंकि वो चैन हमसे खराब हो गई थी। अब कल को हमें नई चैन बनाने के लिए पेपर्स लाकर दे देना, वरना स्वरा मैम को बोलकर हम तुझे ही स्कूल से निकलवा देंगे। ऐसे बोलकर शिमर के साथ साथ बाकी बच्चे भी चले गए। बेचारी पायल सारा दिन स्कूल में बस रोती रही, लेकिन जब स्कूल से आने का वक्त हुआ तब उसने अपने आंसुओं को पोंछ लिया, क्योंकि पायल अपने आंसुओं से अपने माँ बाप को दुख नहीं देना चाहती थी। मैं स्कूल से आ गई माँ। आ गई मेरी लाडो बेटी, चल बैठ जा। मैंने आज तेरे लिए कल की सब्जी से पराठा बना दिया है। रहने दो माँ, मेरा खाना खाने का मन नहीं है। क्या बात है, तेरी आंखें सूजी सूजी क्यों लग रही हैं? जैसे कि तू रो कर आई हो। कुछ बात हुई है क्या? नहीं तो माँ, कुछ नहीं। वो मेरी आंखें इसलिए सूजी है क्योंकि हमने आज दिवाली की तैयारियों में क्लासरूम सजाया था, तो ज्यादा दिमाग पर जोर डालने से शायद सूज गई होंगी। अच्छा चल, जो भी किया वो तूने स्कूल में किया, अब खाना खा ले। विमला की बात सुनकर पायल ने खाना खाने को हामी भर ली। नन्ही पायल दिखा तो ऐसे रही थी जैसे सब कुछ ठीक हो, लेकिन असल में उसका छोटा सा दिमाग अपने स्कूल में हो रहे भेदभाव की वजह से बहुत ज्यादा खराब हो रहा था। अपनी माँ की नजरों से बचकर बेचारे पायल ने अपनी गुल्लक को फोड़ा, जिसमें वो दिवाली की खुशी में साल भर से पैसे जमा कर रही थी। अरे इसमें तो बस 40 रुपए ही है। स्वरा मैम ने तो मुझे 50 लाने को बोला था, अब बाकी के 10 कहाँ से लूं? पायल ऐसे ही सोचती हुई उदास सी घर आई। घर आकर उसने अपने पिता की शर्ट टंगी हुई देखी और पायल ने ना चाहते हुए भी छुपकर उसके अंदर से पैसे निकाल लिए और अगले दिन अपनी मैडम को जाकर दे दिए। स्वरा मैम, ये लीजिए पैसे। हाँ ला दे। कितने गंदे गंदे नोट हैं, अपनी ही तरह मरियल और काले पीले नोट लाई है। चल जाकर बैठ अपनी सीट पर। कल्लू को डांट पड़ी। सभी बच्चे ऐसे ही पायल का मजाक बनाने लगे। उस वक्त भी पायल की आंखों में आंसू छलक रहे थे। पायल को सीट पर भेजने के बाद स्वरा मैम बोली, देखो बच्चों, कल दिवाली की पार्टी होगी। मैं जानती हूँ कि दिवाली कल नहीं परसों है, लेकिन परसों सभी अपने अपने घर में दिवाली मनाना और स्कूल में हम सभी कल दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। तो कल सभी बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आ जाना, ठीक है? ओके मैम। स्वरा मैम
ऐसे बोलकर वहाँ से चली गयी। सभी बच्चे दिवाली की पार्टी में कपड़े पहनने के लिए सोचने लगे और एक दूसरे से बातें करने लगे। शिमर, नीता, जानती हो मेरी मम्मा ने दिवाली के लिए मेरा बहुत सुंदर सा लहंगा लेकर आई है। मैं तो कल वही लहंगा पहन कर आऊंगी। मेरा भी बहुत सुंदर लहंगा है। सभी बच्चों की बातें सुनकर पायल ने अपना हेड डाउन कर लिया, क्योंकि उस गरीब बच्ची के पास ना तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे और ना ही उससे बात करने वाला कोई था। अभी पायल ऐसे बैठी हुई थी कि तभी उसके पास उसकी तीनों क्लासमेट्स शिमर, नीता और आलिया आई। हे पायल, मुँह छुपाए क्यों पड़ी है? तुम तीनों क्यों आई हो? तुझे कंपनी देनी? वैसे ही कल क्या पहनने वाली है? मुझे नहीं पता। आलिया, तू भी ना किससे पूछ रही है? ये कहाँ कुछ अच्छा पहनेगी? और वैसे भी ये तो काली है और गरीब भी, इसके पास कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तीनों बच्चियाँ पायल को चिढ़ाने लगी। तभी उनकी मैडम भी क्लास में आ चुकी थी और उसने भी उनकी सारी बातें सुन ली थी, लेकिन वो उन बच्चियों से कुछ भी नहीं बोली। ऐसे ही आज स्कूल खत्म हो गया और पायल ने पार्टी के बारे में अपनी माँ को जाकर बता दिया। मुझ मनहूस का काम तो अब भी नहीं चला है, जो मैं अपनी बेटी और पत्नी को कुछ अच्छा ला कर दूँ। पायल बेटा, तेरे पास तो कोई भी ऐसे कपड़े नहीं है जिनको मैं पहना कर तुझे स्कूल भेज सकूं। कोई बात नहीं है माँ, मैं अपनी यूनिफॉर्म पहन कर ही चली जाऊंगी। आप ज्यादा टेंशन मत लो, वैसे भी पार्टी ही तो करनी है। तू पहन लेगी? अच्छा ठीक है, तो मुझे तू अपनी यूनिफॉर्म धोने को दे देना, मैं इसे धोकर अच्छे से साफ कर दूंगी। बेचारी पायल ने कोई जिद नहीं की, जबकि वो जानती थी कि उसकी क्लास के बच्चे किस तरह से सज धज कर आने वाले हैं। विमला ने उसके यूनिफॉर्म को धो दिया और अगले दिन पायल उसे ही पहनकर स्कूल आई। स्कूल आते ही बच्चों ने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। अरे देखो देखो, गरीब कल्लो आ गई। अरे ये तो आज भी यूनिफॉर्म में ही आई है मैम। इस काली के पास जरूर कपड़े नहीं होंगे, इसीलिए ऐसे ही चली आई। आने दो इसे, इससे तो आज मैं बताऊंगी। बेचारी पायल सभी को देखकर सहमते हुए क्लास में आई। क्लास में आते ही उसे स्वरा मैम ने डांटा। क्यों रे काली कलूटी, तेरे पास अगर कपड़े नहीं थे तो तेरा यहाँ आना जरूरी था क्या? अपने घर में नहीं रह गया तुझसे? सभी क्लासेस में इतने अच्छे अच्छे सुंदर बच्चे हैं, मेरी क्लास में ही तुझ ग्रहण को लगना था। चल अब आ गई है तो बैठ अपनी जगह पर। पायल कुछ भी नहीं बोली और स्वरा ने उसे बेवजह खूब डांटा। बच्चों ने भी उसका मजाक बनाया। फिर ऐसे ही पार्टी शुरू हुई और क्लास में केक काटा गया। स्वरा ने सभी बच्चों को बराबर केक दिया, लेकिन उसने पायल को बहुत कम केक दिया, वो भी मुंह बनाकर। ऐसा मत सोचना कि ये केक तुझे खुशी से दे रही हूँ, समझी? बल्कि इसको मेरा एहसान समझना। स्वरा की बातों से पायल की आंखें भर आईं। फिर ऐसे ही सभी बच्चे डांस करने लगे, जिसमें स्वरा मैम ने पायल को हिस्सा नहीं लेने दिया। बेचारी गरीब बच्ची की दिवाली ऐसे ही थी, जहां अमीर बच्चे खूब खुशी से नाचते और गाते हुए त्योहार मना रहे थे, वही पायल बस उदास बैठी थी। नाच गाने के बाद स्वरा को पायल के ऊपर किए गए इतने भेदभाव और अत्याचारों से भी मन नहीं भरा। उसने अंत में पायल को अपने पास बुलाया और भरी क्लास के सामने उसकी बेइज्जती करने लगी। देखो बच्चों, ये है तुम्हारी क्लासमेट पायल। जरा इसकी शक्ल और हालत तो देखो, कहीं से लगती है कि ये तुम्हारे साथ ही पढ़ती होगी। आ गई बेशर्मों की तरह मुंह उठाकर। अरे जब औकात ही नहीं है स्कूल में रूल्स को फॉलो करने की, तो पढ़ने ही क्यों आते हो? स्वरा के अब इतनी हद करने के बाद पायल की आंखों से आंसुओं का झरझर झरना बहने लगा, लेकिन स्वरा बाज नहीं आ रही थी। वो उसकी बेइज्जती किए जा रही थी कि तभी क्लासरूम में प्रिंसिपल रानी देवी आ गई।
और वो स्वरा को एक थप्पड़ लगाकर बोली, यू स्टूपिड इडियट टीचर, ये क्या हरकत थी? तुम बच्चों से ऐसा बिहेव करती हो? गेट लॉस्ट, निकल जाओ मेरे स्कूल से और आइंदा मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। मैम ऐसा मत कीजिए मैम। इस छोटी सी बच्ची को तुम इस तरह से टॉर्चर कर रही हो, इसके छोटे से दिमाग पर क्या बीतेगी? मैं क्यों तुम्हें ये समझा रही हूँ? निकलो मेरे स्कूल से जानवर। रानी देवी ने स्वरा को स्कूल से निकाल दिया। सारी क्लास इन सब के बाद शांत बैठी हुई थी। रानी देवी ने बच्चों को समझाया, देखो बच्चों, अमीर गरीब जैसा कुछ नहीं होता। दिवाली सभी का त्योहार होता है और अमीर गरीब की रेखा से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। अच्छा इंसान बनने के लिए हमें दिखने से या पैसे से अमीर नहीं होना होता, बल्कि अपनी अंदरूनी सुंदरता को बढ़ाना होता है। पायल भी तुम्हारी ही तरह है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए तुम्हें उससे भेदभाव नहीं करना चाहिए। रानी देवी ने बहुत देर बच्चों को समझाया। सभी बच्चों की बात समझ में आ गई और उन्होंने पायल से माफी मांगी। पायल को इस दिवाली भेदभाव से छुटकारा मिला। वो बड़ी खुशी खुशी अपने घर आ गई और अपने परिवार के साथ गरीब सही अपनी हैसियत के मुताबिक पायल ने दिवाली मनाई और सब कुछ ठीक हो गया। लखीमपुर गांव में पारुल नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। उसके पिता एक मजदूर थे और माँ घर संभालती थी। पारुल गांव के ही एक स्कूल में पढ़ती थी। पारुल की क्लास टीचर रश्मि मैडम बहुत ही अच्छी थी। सभी बच्चे उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनका ट्रांसफर कहीं और होने के कारण आज स्कूल में उनका आखिरी दिन था। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आज मेरा इस स्कूल में आखिरी दिन है। अब तुम्हारी नई टीचर कामिनी मैडम तुम्हें पढ़ाएंगी। आप सब बच्चे बहुत अच्छे हो और खासकर पारुल तुम अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। आप सब बच्चे अपना अच्छे से ख्याल रखना और खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। रश्मि मैडम, आप बहुत अच्छी टीचर हैं। आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। हम सबको आपकी बहुत याद आएगी। आप प्लीज मत जाइए। हाँ मैडम, हम आपको बहुत मिस करेंगे। आप रुक जाइए ना प्लीज। बेटा, मेरा जाना जरूरी है। मेरा ट्रांसफर दूसरे स्कूल में हो गया है। मैं भी तुम सबको बहुत मिस करूंगी। अपना अच्छे से ख्याल रखना। गुड बाय। रश्मि मैडम वहाँ से चली जाती हैं। उनकी जगह कामिनी मैडम उस स्कूल में पढ़ाने आती हैं। कामिनी मैडम बहुत ही गुस्से वाली और खड़ूस स्वभाव की थी। कामिनी मैडम क्लास में आती हैं तो देखती हैं कि सभी स्टूडेंट्स स्कूल ड्रेस में थे, जबकि पारुल फटे पुराने कपड़ों में ही स्कूल में पढ़ने आती है। ए लड़की, इधर आ। तुम्हारी यूनिफॉर्म कहाँ है और तुम घर के कपड़े पहनकर क्यों आई हो? मैडम, बेचारी पारुल बहुत गरीब है। अभी इसके पास यूनिफॉर्म खरीदने के पैसे नहीं है और प्रिंसिपल मैम ने इसे कुछ दिनों के लिए छुट्टी दी है, इसलिए ये ऐसे ही पढ़ने आती है। जब इस गरीब की औकात नहीं है यूनिफॉर्म लेने की, तो फिर ये पढ़ने ही क्यों आती है? तुम गरीब होते ही गंदी नाली के कीड़े हो और वही ठीक लगते हो। अभी मैं तुझे बताती हूँ। यहाँ कामिनी मैडम पारुल की खूब पिटाई करती हैं और उसे सजा के तौर पर क्लास से बाहर कर देती हैं। पारुल रोते हुए हाथ ऊपर करके खड़ी रहती है। पारुल गरीब थी, इसलिए उसकी नई क्लास टीचर उससे बहुत बुरा बर्ताव करती थी। गरीब कहीं की, तुझे कितनी बार कहा है कि क्लास में सबसे पीछे वाली बेंच पर बैठा कर। मैं तेरी शक्ल देखती हूँ तो मेरा सारा दिन खराब हो जाता है। बेचारी पारुल चुपचाप पीछे जाकर बैठ जाती है। कामिनी मैडम का गुस्सा हर दिन स्कूल स्टूडेंट्स पर निकलता था, लेकिन पारुल को तो हर रोज उसका शिकार होना पड़ता था। हालात ऐसे हो गए कि अब तो पारुल को स्कूल आने में भी डर लगता था।
ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। अपनी टीचर के बुरे बर्ताव की वजह से पारुल एक दिन स्कूल ना जाकर एक नदी के किनारे बैठकर रोने लगती है। कामिनी मैडम बहुत बुरी है, जब देखो डांटती ही रहती है। मुझसे तो ऐसे नफरत करती है जैसे मैंने गरीब होकर कोई पाप कर दिया। काश मेरे पास कोई शक्ति होती तो मैं उन्हें अच्छा सबक सिखाती। तभी एक साधु वहाँ पर आता है और वो पारुल की सारी बातें सुन लेता है। बेटी, तुम उदास मत हो। मैं तुम्हें ऐसी जादुई शक्ति दूंगा जिससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। साधु उसे एक जादुई शक्ति देता है जिससे उसके बाल जितना वो चाहे उतने लंबे कर सकती है। बाबा बाबा, ये तो चमत्कार हो गया। पारुल खुशी खुशी अपने स्कूल जाती है और वहाँ जाकर ये बात सभी बच्चों को बता देती है। कुछ देर बाद कामिनी मैडम क्लास में आती हैं। वो जैसे ही ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रही होती हैं, तभी पारुल अपने लंबे बाल बढ़ाते हुए उसकी पीठ पर चोटी काट लेती है। कामिनी मैडम पीछे मुड़कर देखती हैं। फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ देखकर पढ़ाने लगती हैं। कुछ देर बाद पारुल फिर से उनकी पीठ पर चोटी काट लेती है। लगता है कपड़ों पर चींटी चढ़ गई है। उफ, अब मुझसे तो और नहीं पढ़ाया जाता। ऐसा करती हूँ, आज कुर्सी पर बैठकर आराम करती हूँ। वैसे भी इन गरीबों ने कौन सा पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाना है। पारुल की इस हरकत को देख सभी बच्चे मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। फिर मैडम टेबल की तरफ देखकर कहती हैं, ओफो, ये मेरा टेबल कितना गंदा है। ए गरीब लड़की, चल इधर आ और इसे जल्दी से साफ कर। जी मैडम, लेकिन उसके लिए मुझे वहाँ आने की जरूरत नहीं है। तभी पारुल अपने बाल बढ़ाती है और टेबल तक ले जाती है और क्लास में सबसे लास्ट बेंच पर बैठे बैठे ही टेबल को साफ कर देती है। उसके लंबे बालों को देखकर कामिनी मैडम डर जाती हैं। ये क्या है? घबराइए नहीं मैडम, ये मेरे लंबे बाल हैं। दरअसल हमारे परिवार को वरदान मिला हुआ है कि जब भी कोई 10 साल का हो जाता है तो उसके बाल अपने आप लंबे हो जाते हैं। ये कैसा वरदान है? कामिनी मैडम डर के मारे स्टाफ रूम में चली जाती हैं। अगले दिन जब वो क्लास में बच्चों को पढ़ा रही होती हैं, हाँ तो बच्चों, अब कौन ये मैथ का सम सॉल्व करके दिखाएगा? अखिल, तुम बताओ। पर मैडम, ये मुझे नहीं आता। नहीं आता तो सारा दिन स्कूल में करते क्या हो? मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। वो डंडे से उसकी पिटाई करने ही वाली होती है कि तभी पारुल अपने लंबे बालों को बढ़ाकर कामिनी मैडम को चारों तरफ से बांधकर उन्हें जकड़ लेती है। आओ, बचाओ बचाओ, रोको रोको अपने लंबे बालों को, रोको। आज ये बाल नहीं रुकेंगे मैडम। बोलो मैडम, आज के बाद किसी बच्चे को टॉर्चर करोगी, उसे मारोगी? आज के बाद अगर किसी को भी आपने परेशान किया तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं अब से किसी को कुछ भी नहीं कहूँगी। मुझे माफ कर दो बच्चों। उस दिन के बाद से कामिनी मैडम सब बच्चों के साथ बहुत अच्छे से पेश आने लगी और खासकर पारुल से। उसे अब वो कभी भी कुछ नहीं कहती। पारुल के लंबे बालों की वजह से आज सब बच्चों को कामिनी मैडम के अत्याचारों से मुक्ति मिल चुकी थी। काली सांवली नंदिनी नदी के किनारे बैठी रो रही थी। हे ऊपर वाले, क्यों मेरा रंग इतना काला है? क्या काले रंग वालों का इस संसार में कोई वजूद नहीं है? हर कोई मुझसे नफरत करने लगा है मेरे काले रंग की वजह से। ऐसे दुख भरे जीवन से तो अच्छा है कि मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूं।
नंदिनी के जीवन में ऐसे कौन से दुख हैं कि वो अपनी जान देने की बात कर रही है? क्या नंदिनी सच में नदी में कूदकर अपनी जान दे देगी? अब ये तो आगे पता चल पाएगा। उससे पहले हम चलते हैं नंदिनी की जिंदगी के पिछले मोड़ पर। शेखरपुर गांव में नंदिनी नाम की एक काली सांवली लड़की अपने गरीब माता पिता रोशन और मंजू के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। काले रंग की वजह से अब तक नंदिनी की शादी नहीं हो रही थी। रिश्ते तो उसे कई आए, पर हर किसी ने उसके रंग को देखकर नंदिनी से रिश्ता करने से मना कर दिया। एक दिन नंदिनी को किसी गांव के एक लड़के का रिश्ता आता है, पर काले रंग की वजह से वो रिश्ता भी होते होते रह जाता है। पता नहीं क्या लिखा है नंदिनी तुम्हारी किस्मत में, ये वाला रिश्ता भी हमेशा की तरह ना कह के चला गया। 25 साल की उम्र होने के बाद भी नंदिनी अब तक हम पर बोझ बनकर बैठी है। पता नहीं कब इसकी शादी होगी। पिताजी, मेरा रंग काला है तो इसमें मेरी क्या गलती है? आप क्यों बार बार यही बात कहते हो? नंदिनी, तेरी उम्र की लड़कियां 2-3 बच्चों की माँ बन चुकी है और एक तू है, जवानी की उम्र चली जा रही है और अब तक तू हम पर बोझ बनकर बैठी है। एक तो हमारी गरीबी हद से ज्यादा, ऊपर से तेरी शादी की चिंता। लोगों के ताने सुन सुनकर तंग आ चुका हूँ मैं तो। इतना कहकर रोशन अपने काम पर चला जाता है। रोशन उसी गांव में दूसरे के खेतों में मजदूरी करता था। रोशन बहुत गरीब था। रोज की तरह अपने पिता की जली कटी बातें सुनकर नंदिनी खूब रोने लगती है। तभी नंदिनी की बचपन की 3 सहेलियां तानिया, वर्षा, सोनाक्षी नंदिनी के घर आती हैं। ये तीनों बहुत ही गोरी खूबसूरत थीं। क्या हुआ नंदिनी? कुछ नहीं तानिया, माँ मैं अपनी सहेलियों के साथ बाहर जा रही हूँ। चारों मिलकर एक पार्क में आ जाती हैं। बहनों, मेरी ना शादी तय हो चुकी है। तुम्हें पता है, लड़का शहर में सबसे बड़ी कंपनी में नौकरी करता है। क्या तेरी भी शादी तय हो गई? अरे मेरी भी शादी शहर के एक अमीर लड़के के साथ तय हो गई है। अरे ये तो कमाल ही हो गया, मेरी भी शादी तय हो चुकी है और यही बात बताने के लिए मैं तुम सबको यहाँ पर ले आई। पर देखो, यहाँ तो मुझे ही सरप्राइज पर सरप्राइज मिल रही हैं। एक दूसरे की शादी की खबर सुनकर तीनों बहुत खुश हो जाती हैं। अरे नंदिनी, तेरा भी रिश्ता तय हो गया है क्या कहीं? ये सुनकर नंदिनी की आँखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ नंदिनी, तू रो क्यों रही है? क्या इस संसार में काले रंग वालों का कोई वजूद नहीं है? क्या काले रंग वाले लोग इंसान नहीं होते? मैं तुम तीनों से उम्र में बड़ी हूँ, पर मेरे काले रंग की वजह से कोई भी मुझसे शादी नहीं कर रहा। इतने रिश्ते आए मेरे लिए, लेकिन हर किसी ने मेरे काले रंग को देखकर मुझसे रिश्ता करने के लिए मना कर दिया। मेरे माता पिता मुझे बोझ समझने लगे हैं। क्या मुझे तुम्हारी तरह खुश रहने का अधिकार नहीं है? क्या मेरा काला रंग है तो मेरी शादी कभी नहीं होगी? मेरे भी अरमान है कि मेरी शादी हो। मैं भी अपने जीवन में खुश रहना चाहती हूँ। रिश्तों की नाम सुन सुनकर परेशान हो चुकी हूँ। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं अपने इस जीवन को हमेशा के लिए खत्म कर डालूं। नंदिनी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। हमारी सहेली के जीवन में कितने दुख हैं, बेचारी कितनी परेशान है। सोनाक्षी, कहीं नंदिनी टेंशन में कुछ नुकसान न पहुँचा ले अपने आप को। तभी तीनों दौड़ते हुए नंदिनी के घर आती हैं, पर नंदिनी वहाँ पर नहीं थी। तभी वो तीनों नंदिनी को ढूंढते ढूंढते गांव की नदी के पास आती हैं, जहां नंदिनी जैसे ही नदी में कूदने वाली होती है कि तभी वो तीनों उसे पकड़ लेती हैं और वो सभी नंदिनी को घर ले आती हैं। पागल हो गई है क्या नंदिनी? ऐसे कोई अपनी जान देता है क्या? नंदिनी, तू चिंता मत कर, अब हम तीनों सहेलियां तेरी शादी करवाएंगी। हमारी शादी से पहले ही तेरी शादी होगी। सोनाक्षी, वर्षा, चलो हम नंदिनी के लिए अच्छा सा रिश्ता तलाश करते हैं।
उसके बाद तीनों मिलकर नंदिनी के लिए एक लड़का देखने लगती हैं। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी सोनाक्षी, वर्षा, तान्या नंदिनी के लिए उसी गांव में एक वरुण नाम के लड़के को देखती हैं और वरुण के परिवार वालों को नंदिनी के बारे में बताती हैं। अच्छा, हाँ, वैसे वो नंदिनी गोरी तो है ना? हाँ, हमारी सहेली नंदिनी बहुत गोरी और खूबसूरत है। चलो अच्छा है, हम आज शाम पायल को देखने उसके घर चलते हैं। अगर लड़की अच्छी रही तो वरुण और नंदिनी की चट मंगनी पट बिया करवा देंगे। ये सुनकर सोनाक्षी, वर्षा, तान्या सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। फिर वो सभी वहाँ से नंदिनी के घर आती हैं और नंदिनी के माता पिता को सारी बात बता देती हैं। अरे सोनाक्षी बेटा, तुमने झूठ क्यों कहा उनसे कि नंदिनी का रंग गोरा है? अब जब वो शाम को नंदिनी को देखने आएंगे तो नंदिनी का काला रंग देखकर वो रिश्ता तोड़कर ही चले जाएंगे। चाची जी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। हमने वरुण जी को नंदिनी के काले रंग के बारे में सारी बातें बता दी है। वरुण जी को नंदिनी के रंग से कोई आपत्ति नहीं है। बस उन्होंने कहा कि हम नंदिनी का ऐसा मेकअप करें कि नंदिनी उसके माता पिता के सामने गोरी दिखे। बस एक बार शादी हो गई तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद तीनों नंदिनी को अपने हाथों से मेकअप करने लगती हैं। उसे महंगी महंगी क्रीम लगाती हैं और शाम तक तीनों नंदिनी का अच्छा सा मेकअप कर लेती हैं। फिर नंदिनी का रंग गोरा दिखने लगता है। अब मेकअप की आड़ में नंदिनी का काला रंग तो छुप चुका था। शाम के समय वरुण अपने माता पिता के साथ नंदिनी के घर आता है। नंदिनी का गोरा रंग देखकर वरुण के माता पिता शादी के लिए हाँ कर देते हैं और फिर 2 ही दिन बाद वरुण और नंदिनी की शादी हो जाती है। सोनाक्षी, वर्षा, तान्या शादी के दिन भी नंदिनी का ऐसा ही मेकअप करती है जिसमें नंदिनी गोरी दिखाई दे रही थी और वो मेकअप 4 से 5 दिन तक चेहरे पर बना रहता है। नंदिनी अपने ससुराल में एक बहू बनकर अपनी सारी जिम्मेदारी बड़े अच्छे से निभाने लगती है। घर के सारे काम करने लगती है। 4 दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन रात में नंदिनी वरुण के साथ अपने कमरे में थी। वरुण, मुझे लगता है अब हमें माँ जी और ससुर जी को मेरे काले रंग के बारे में बता देना चाहिए। नहीं नंदिनी, माँ बहुत गुस्सा हो जाएंगी। वो तुम्हें घर से निकाल देंगी। नहीं वरुण, ये राज मैं और नहीं छुपा सकती। मैं कल सुबह ही माँ जी को सारी सच्चाई बता दूंगी। फिर चाहे जो हो, मुझे मंजूर है। अगले दिन सुबह सवेरे नंदिनी अपने असली रूप में कमरे से बाहर आती है। तभी नंदिनी का काला रंग देखकर सुमित्रा और अखिलेश के होश उड़ जाते हैं। अरे नंदिनी बहू, तेरा रंग इतना काला कैसे हो गया? माँ जी, मेरा रंग बचपन से ही काला है। क्या? लेकिन अभी तक तुम तो गोरी दिखती थी। ससुर जी, वो सब मेकअप का कमाल था। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। ससुर जी, मैंने अपनी सहेलियों और अपने माँ पिताजी से पहले ही कहा था कि ये सब मत करिए, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। लेकिन अब मैं आप लोगों को और अंधेरे में नहीं रखना चाहती। तभी नंदिनी सुमित्रा और अखिलेश को पूरे नाटक के बारे में सारी बात विस्तार से बताती है। क्या तुम लोगों ने हमारे साथ इतना बड़ा खेल खेला? तभी सुमित्रा नंदिनी को घसीटते हुए घर से बाहर निकाल देती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। माँ, मेरी बात तो सुनिए। तू चुप कर वरुण, इस काली कलौटी ने हमें इतना बड़ा धोखा दिया है। चल निकल जा मेरे घर से बाहर और आज के बाद अपनी मनहूस शक्ल लेकर कभी भी यहाँ मत आना। फिर नंदिनी रोते रोते अपने घर आती है और अपने माता पिता को सारी बात बताती है। तभी सोनाक्षी, वर्षा, तान्या भी वहाँ पर आ जाती है और ये सब सुनकर वो सभी बहुत दुखी होती हैं। मैंने तुम सभी से पहले ही कहा था कि ये सब मत करो। किसी के साथ ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। नंदिनी, हमारी वजह से तेरे साथ ऐसा हुआ है। अब हम ही सब कुछ ठीक करेंगे।
फिर तीनों सुमित्रा के घर आती हैं और उनको सारी बात समझाती हैं। चाची जी, माना कि हमने आपसे झूठ कहा था कि नंदिनी गोरी है, तो क्या काले लोगों की शादी नहीं होती? इसमें नंदिनी बिल्कुल बेकसूर है और इस झूठ के खेल में हमारे साथ वरुण जी भी शामिल थे। उन्होंने ही हमें ये सब कुछ करने को कहा था। क्या वरुण तू? माँ, ये काला रंग गोरा रंग कुछ नहीं होता है। इंसान की अच्छी सीरत मायने रखती है, ना कि उसका रंग। माँ, क्या आपने देखा नहीं कि नंदिनी कितनी संस्कारी है? वो कितने अच्छे से हम सबका ख्याल रख रही थी, एक बहू होने का पूरा फर्ज निभा रही थी। माँ, नंदिनी बहुत अच्छी लड़की है, उसे अपना लो माँ। हाँ चाची जी, हमारी सहेली ने अपनी छोटी सी जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं। वो तो अपनी जान देने जा रही थी, पर आपके बेटे से शादी होने के बाद उसने फिर से जीना सीख लिया था। उसे माफ कर दो चाची जी। हाँ चाची जी, हमारी सहेली दिल की बड़ी साफ है। तीनों हाथ जोड़कर रो रो कर सुमित्रा से विनती करती हैं। सुमित्रा, मान जाओ, तेरा भी तो रंग कितना काला है, फिर भी मैंने तुझसे शादी की थी ना। अगर सोच, मैं भी उस समय तेरे जैसी ही सोच रखता तो आज तो इतने बड़े घर में नहीं रहती। ये काला गोरा कुछ नहीं होता सुमित्रा, नंदिनी बहू बहुत अच्छी है। सबके समझाने और मिन्नत करने पर सुमित्रा नंदिनी को अपने घर ले आती है और नंदिनी के साथ एक हंसता खेलता जीवन गुजारने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।